नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 30 कार्यक्रम में। आज की तारीख है 12 मई 2020 और मुझे पता है आप सब लोग, अधिकतर लोग घर पे बैठे खूब तला भुना खा करके मोटे होने की कोशिश कर रहे होंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतने मोटे मत हो जाइएगा कि एग्जाम से पहले बैठ के पढ़ने में दिक्कत होने लगे। ये रही एक छोटी सी मजाक की बात। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। डेली 30 का जो आज का टॉपिक है करंट अफेयर, तो हम डिस्कस करेंगे ही। करंट अफेयर के साथ में आज का 21 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 9 क्वेश्चन करंट अफेयर का और 21 क्वेश्चन एक टॉपिक है जिसका हम डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? वो टॉपिक है संवैधानिक विकास। अंग्रेजों के जमाने के, क्या जेलर, जेलर नहीं, अंग्रेजों के जमाने में जो संवैधानिक डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ, उसका डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे अधिनियम इसमें कवर करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करेंगे और 1935 तक आएंगे। 21 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखे होंगे, वो आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं। चलिए पहले देख लेते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न, ई नैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। इसका प्रबंधन छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंजोर्टियम द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, छोटे किसानों के लिए ही ये होता है। दूसरा है, यह चुनिंदा एमपीएमसी कृषि उपज विपणन समिति संबंधित गतिविधियों के लिए एकल सेवा प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट तो सही है कि सेवा प्रदान करता है, बिल्कुल सिंगल विंडो प्रदान करता है, लेकिन चुनिंदा के लिए नहीं करता है, ये सभी के लिए करता है। छोटी सी गलती मैंने यहां पर इसलिए करा दी कि आप लोगों को ये याद हो जाए। यह मंच कैशलेस लेन देन प्रदान करता है, बिल्कुल करता है, कैशलेस लेन देन प्रदान करता है। अभी इसके अंतर्गत देश में आपसे पूछा जाए तो 450 मंडियां इससे जोड़ी जा चुकी हैं। अभी हाल ही में 200 मंडियां इसमें जोड़ी गई हैं, चर्चा में तभी आया था। अलग अलग 7 राज्यों की ये मंडियां थी और इससे किसानों को लाभ हो, बिचौलियों की जो भूमिका है वो समाप्त हो जाए, ये कोशिशें की जाती हैं। इस तरीके से 1 और 3 सही है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को अगर हिंदी में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, पता है आपको? इसको हिंदी में क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा विषाणु विज्ञान अनुसंधान संस्थान। इसने अभी प्रथम स्वदेशी कोरोना वायरस टेस्ट किट या कवच डेवलप किया है, उसका नाम क्या है? ये जो इसने डेवलप किया है, इसने क्यों डेवलप किया? इसलिए किया क्योंकि इन्फ्लुएंजा, जापानी एंसेफेलाइटिस, रोटा, खसरा, हेपेटाइटिस और कोरोना वायरस के लिए राष्ट्रीय निगरानी केंद्र यही है। और कोविड 19 के लिए इसने स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, जिसे कोविड कवच एलिसा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कोविड कवच एलिसा। इस तरीके से ए ऑप्शन इसका तो सही हो गया। ये किट करेगी क्या? 2.5 घंटे, 2.5 घंटे ऐसे नहीं लिखना सही है, 2 घंटे 30 मिनट ऐसे लिखिए। 2.5 घंटे से जगह अच्छा है, ऐसे आप लिखिए। 2.5 घंटे वैसे हम बोल देते हैं। इसी में ये 90 नमूनों का परीक्षण करने में ये सक्षम है। एलिसा का जो फुल फॉर्म है वो है एंजाइम लिंक्ड एमिनो एसे। एंजाइम लिंक्ड एमिनो एसे, ये ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा विजाक गैस त्रासदी के संबंध में आदेश किस श्रेणी में पारित किया गया? बहुत बड़ी घटना यह हुई, लेकिन बहुत बड़ी होने से बच भी गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी हाल में जो विजाक गैस त्रासदी है उसके संबंध में एक आदेश पारित किया। विजाक गैस त्रासदी ये कहाँ हुई है? स्टेट का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक चीज ये ध्यान रखिए, अगर मेरी बात आप नहीं मानेंगे तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, मैं ये बंद कर दूंगा कार्यक्रम, बिल्कुल पक्का जान लीजिए, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं बहुत ही कम सब्सक्राइबर, नहीं बहुत ही कम व्यूअर्स पे ये कार्यक्रम चला रहा हूँ। और सब्सक्राइबर इतने होने के बावजूद इसमें लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लाभकारी कार्यक्रम है। जो इसको देख लेगा, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने साल भर 2 साल जब भी ये चलेगा, इसको कोई देख लेगा तो वो पास ही हो जाएगा। इसीलिए मैं चला रहा हूँ, तो मेरा कहना आप माना करिए। थोड़ी सी इज्जत एक बनाए रखिए, मेरी बातों की इज्जत बनाए रखिए, मेरी इज्जत करिए या ना करिए, क्योंकि वो काम की बातें होती हैं। बताइएगा ये विजाक गैस त्रासदी किस स्टेट में कहां पर क्या हुई है? तो अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया है, एक आदेश पारित किया जिसके तहत एलजी पॉलीमर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल के तहत पूर्णतया उत्तरदायित्व जो होता है, उसी के तहत उसने कहा कि ये पूर्णतया उत्तरदायित्व इसका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल के तहत आता है। अब इसमें होता क्या है, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल है, इसके तहत कंपनी परिसर में अगर कोई खतरनाक पदार्थ लीक होता है तो ऐसी स्थिति में मुआवजा देने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है ना। और जबकि ऑब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो होता है उसके तहत क्या होता है,
उसमें कंपनी अनिवार्य रूप से मुआवजे के भुगतान के लिए बाधित होती है। ठीक है। अब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत है जिसमें अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, इसको भी शामिल किया गया, उसका ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर। रिसर्च सेंटर इमरत, आरसीआई, रिसर्च सेंटर इमरत, इसको इमारत मत पढ़िएगा, ये सही नाम है, रिसर्च सेंटर इमरत नामक अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित प्रथम अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर कैबिनेट है। क्या क्या नाम है उसका, उस कैबिनेट का? ये जो रिसर्च सेंटर इमरत है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की एक प्रयोगशाला है, वहां की एक ये लेबोरेटरी है। उसी में इसने, ये हैदराबाद में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, ये हैदराबाद में स्थित ये रिसर्च सेंटर इमरत है। और इसने मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान, कागज को साफ करने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट कैबिनेट का विकास किया है जिसका नाम है ध्रुव। उसका क्या नाम है? ध्रुव। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई है, इसमें कीटाणुनाशक के रूप में अल्ट्रा वायलेट का उपयोग किया जा रहा है और उसे अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन कहा जाता है। इसको अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन कहा जाता है ना? ये नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना मिशन जिसके तहत खाद्य पदार्थों और आयुर्वेदिक दवाओं को मेडागास्कर, सेशल्स आदि देशों में भेजा गया, उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का अगर नाम आपसे केवल पूछा जाए तो वह है मिशन सागर। अब एक प्रश्न यहां पर मैंने और सेट किया है, और वो प्रश्न ये है, वो आगे भी आएगा, वहीं पे मैं डिटेल बताऊंगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, एक प्रश्न मैंने अलग से इस पे बनाया है, वो प्रश्न अलग से बन सकता है, तो वहीं पे मैं इसकी डिटेल आपको बता दूंगा। ये जो मिशन सागर लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, किस तिथि को किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुने हैं? उनके जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत 1965 में हुई थी। कल मुझसे शायद एक गलती हुई थी कल की क्लास में, जब मैं पोखरण के बारे में बता रहा था कि पोखरण का जो परमाणु विस्फोट, मतलब परमाणु परीक्षण हुआ था, वो कब हुआ था, तो उसमें कुछ 95, 98, 95 में बोल गया था शायद। तो ऐसी छोटी गलतियां हो जाएं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, आप लोग बता देते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और जब आपको कभी ऐसी कंफ्यूजन हो तो आप डिटेल में उसको शिकायत करने से अच्छा है कमेंट बॉक्स में सही से पूरा डिटेल डाल दें, मैं पिन पोस्ट कर दूंगा, लोग पढ़ लेंगे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिवस होता है 12 मई को, उन्हीं के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, और 1965 में पहली बार इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा मनाया गया था। ये साल जो रहा है वो वास्तव में नर्सेज के लिए एक ऐसा साल रहा है जिनको सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण भूमिका में काम करना पड़ा है। हमारे लिए देवियां बनकर वो आई हैं, उनकी पूरी जिंदगी हमको इज्जत करनी है, पहले भी करनी थी, ऐसा नहीं है कि कोविड में उन्होंने काम किया इसीलिए करनी है। तो ये आप पूरी उम्र याद रखिएगा, ताउम्र की उनकी जो ये भूमिका रही है कोविड 19 में, उसको मत भूलिएगा। 1973 में हमारे यहाँ का जो परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है, उसने एक पुरस्कार भी इनके नाम पर शुरू किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प, दीपक वाली महिला, इन्हीं के नाम से ये प्रसिद्ध थी और इन्हीं के नाम से एक पुरस्कार भी शुरू किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 12 मई इसका सही उत्तर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राज्यों द्वारा मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने के लिए किस अधिनियम के प्रावधानों में ढील दी गई है? कौन सा अधिनियम है जिसके प्रावधान में ढील दी गई है? तो ये प्रावधान कौन सा है ये बताना है आपको। ये प्रावधान है कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा सहित भारत के कई राज्यों में लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की कमी का सामना करने के बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है हमारे यहाँ का कारखाना अधिनियम, उसके प्रावधानों में ढील दी गई है और मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि मजदूर कम है और मजदूर कम है तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो घंटे ही तो बढ़ाने पड़ेंगे। मैथ वाला क्वेश्चन आप लगाते हैं ना, तो कारखाना अधिनियम। एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे मनरेगा से मुझे याद आ गया, मनरेगा से जितना भी आजकल पैसा भेजा जा रहा है, उससे केवल जो प्रधान जी हैं उन्हीं का जेब भर रहा है। जॉब कार्ड फर्जी बना के उन जॉब कार्ड्स का पैसा वो खुद रख ले रहे हैं। आप लोग जब सेलेक्ट होइएगा ना तो इन चीजों पर काम कीजिएगा। भारत द्वारा शुरू की गई मिशन सागर पहल में शामिल देशों में शामिल नहीं है, कौन सा देश है जो इसमें से
उन देशों में शामिल नहीं है जो मिशन सागर पहल के तहत आते हैं। इसमें मालदीव शामिल है, मेडागास्कर शामिल है और सेशल शामिल है। नामीबिया शामिल इसमें नहीं है। उत्तर तो इसका सी हो जाएगा। इसके अलावा दो देश और हैं जो इसमें शामिल हैं। एक है कोमोरोस और एक दूसरा देश और कौन सा है उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा देश एक तो हो गया मालदीव, एक हो गया मॉरिशस। मॉरिशस इसमें नहीं लिखा है ना, तो मॉरिशस भी है, मॉरिशस और कोमोरोस है। ठीक है, मॉरिशस और कोमरोस। ठीक है, ये दो दो देश भी इसमें ध्यान रखिएगा, ये इसमें शामिल नहीं है। इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा? 10 मई को ये मिशन लॉन्च किया गया था। कोविड 19 की महामारी जो चल रही है उसी के तहत मदद की इसमें पेशकश की गई है। खाद्य पदार्थ और कोविड 19 से संबंधित जो दवाएं हैं, आयुर्वेदिक दवाओं को भेजा जा रहा है। SCQ टेबलेट्स इसमें जो भेजी जा रही हैं, जो इसके इलाज में काफी मददगार है। अगला प्रश्न, कर की गणना के संदर्भ में एक अप्रवासी भारतीय के रूप में शामिल होने के लिए भारत में किसी व्यक्ति को रहने की अवधि क्या है? अभी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। 182 दिनों से किसी व्यक्ति के रहने की अवधि को घटाकर 120 दिन कर दिया गया है। तो इसका सही जो उत्तर है वो सी इसमें हो जाएगा। लेकिन यह कमी केवल वित्तीय वर्ष के दौरान लागू होगी और 15 लाख रुपए तक की कमाई पर या 15 लाख रुपए तक की जो आय होती है उस पर लागू होगी। और वित्त मंत्रालय ने 2019-20 के दौरान आवासीय स्थिति का निर्धारण करने में राहत दी, जहां एक व्यक्ति 22 मार्च 2020 से पहले भारत आया है और 31 मार्च 2020 को या इसके पहले भारत छोड़ने में असमर्थ हो गया, कारण आप जानते ही हैं, तो 22 मार्च से भारत में उसके रहने की अवधि 31 मार्च को नहीं गिनी जाएगी, अन्यथा उसे भारतीय निवासियों के रूप में रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। तो इस कारण से ऐसा किया गया है। चलिए आप टॉपिक के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था कब, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1773 में आया था, नीचे लिखा हुआ है अगले प्रश्न में। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना। पहले ये ब्रिटिश सरकार की निगरानी में गतिविधियां नहीं हुआ करती थी और इसके अतिरिक्त कंपनी का संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करके कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकारी की निगरानी में लाना। देखिए दूसरा विकल्प थोड़ा सा चुकेंगे तो निकालना यहाँ पर लिखा हुआ है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिए हैं। रेगुलेटरी एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, और इसका कार्यक्षेत्र केवल बंगाल तक सीमित था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत जो ये बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, इसका जो कार्यक्षेत्र था बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग 1773 के समय ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन था, वहां का प्रधानमंत्री कौन था, ये पूछा जाता है। वहां का उस समय प्रधानमंत्री नॉर्थ था, लॉर्ड नॉर्थ इसको बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की कौन सी विशेषता नहीं थी? असत्य कथन आपको बताना है। चार चीजें यहां पर दी हुई हैं, चार ऑप्शन है, इनमें से तीन उसकी विशेषता थी, एक कोई नहीं थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया जाना, बिल्कुल सही है। कंपनी का क्षेत्र ब्रिटिश शासित भारतीय प्रदेश कहलाने लगा, ये भी बिल्कुल सही है। मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर अंशतः गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, ये गलत है। क्यों गलत है मैं अभी बताऊंगा। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। ये मुंबई तथा मद्रास के जो गवर्नर थे ये अंशतः नहीं अलग हुए थे, ये पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे, अलग नहीं, पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्राप्त हो गई थी? कौन सा ये अधिनियम था? चार्टर अधिनियम 1786 जो आया उसी में गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्राप्त हो गई थी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई उपाय नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा, जैसे भी कंसेप्ट बना के रट लीजिए। 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें पहला है कि कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके अन्य ब्रिटिश जनता को भी व्यापार का अधिकार दे दिया गया। पहला स्टेटमेंट सही है। ईसाई मिशनरियों के भारत में धर्म प्रचार पर रोक लगा दी गई। ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार पर रोक लगाई जाएगी? लगाई तो जा सकती थी लेकिन ऐसा किया नहीं जाएगा, क्योंकि ये इनका बहुत महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं एक तरीका था
जिससे ये लोगों को ईसाई बनाते थे, अपने फेवर में करते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है, केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि व्यय करने का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई, और इसी के साथ में आप इस फैक्ट को याद कर लीजिए कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान भी इसमें किया गया। तो ये कौन सा था? 1813 का चार्टर एक्ट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट हुई? कौन सा एक्ट था? 1813 का चार्टर एक्ट ही था जिसके द्वारा पहली बार कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेजली का भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा यह पारित किया गया था, और इसी के तहत अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार इसमें स्पष्ट की गई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनियों के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से, ध्यान रखिएगा यही आपके संविधान में आगे आधार बनेगा, पद से जिसके वह योग्य है वंचित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान करता है, कौन सा अधिनियम यह प्रावधान करता है? यह प्रावधान करता है 1833 का चार्टर अधिनियम। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को इसी के तहत क्या किया गया था? अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया था चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी अधिकार कंपनी को प्रदान किया गया, प्रदान कर दिया गया था, बताइए। और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा, ये तो किया गया था। चाय और चीन आप लोग याद कर लेते हैं, लेकिन इसके बारे में किया क्या गया था ये भूल जाते हैं। मैं किसी से पूछो 1833 तो सारे इलाहाबादी कैंडिडेट बताएंगे चाय और चीन। ठीक है, लेकिन कंपनी के अधिकार को प्रदान नहीं किया गया था, यहां पर कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये समाप्त और प्रदान भी तो आप ही याद रखेंगे, कौन याद रखेगा? तो केवल दो सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पहला यहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया दास प्रथा को 1833 का चार्टर अधिनियम जब आया, जिसमें चाय बनाई गई और उसी में चीन के साथ बात की गई, कोरोना वाली बात उस समय नहीं हुई थी, तो उसी में दास प्रथा को गैर कानूनी भी घोषित किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम के नाम से किसको जाना जाता है? ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसको भारतीय शासन सुधार संबंधी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? ये जो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1858, इसी को इस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन के विरुद्ध इंग्लैंड में असंतोष की भावना विद्यमान हो गई थी, वर्षों से उसे समाप्त करने के लिए आंदोलन चल रहा था, और फिर ये अधिनियम आता है। 1857 की क्रांति भी भारत में हो चुकी थी। ये सारे बैकग्राउंड थे जिसके बाद ये अधिनियम पारित करना पड़ा था। कभी जब क्लास में डिटेल में बात करेंगे तब और अच्छे से होगा। जब 1857 का अधिनियम पारित हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री था, उस समय 1857 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए थे, और लॉर्ड पामस्टन, लॉर्ड फिर मैं नहीं कहूंगा, लॉर्ड लिखा मिल जाता है, तो पामस्टन वहां के प्रधानमंत्री बने थे। और 12 फरवरी 1858 ईस्वी को पामस्टन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक प्रस्तुत किया था, और इसने द्वैध शासन प्रणाली के दोषों पर जोर दिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर भारतीय प्रदेशों का शासन प्रबंध इंग्लैंड की सरकार के हाथों में हस्तांतरित करने का भी प्रस्ताव रखा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में दो स्टेटमेंट यहां पर है। पहला है, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने से भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी ने ले लिया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही किया गया था।
भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी ने ले लिया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिए गए थे और इसके द्वारा वायसराय को गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई थी। दोनों इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है, दूसरा गलत है और दूसरा कई लोग सही कर सकते हैं इसलिए क्योंकि अगर हड़बड़ी में वो करेंगे। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, ना कि वायसराय को गवर्नर जनरल की। इसको पलट कर लिखा गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की विशेषता क्या थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की क्या विशेषता थी, ये आपको बताना है। इसमें क्या हुआ था? वायसराय की परिषद में एक सदस्य और बढ़ाकर सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई थी। सही है, बिल्कुल सही है। कानून निर्माण के लिए वायसराय की काउंसिल में कम से कम 6 एवं अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दिया गया था। ये भी सही है। एक एक रट लीजिए, ये समझ लीजिए, सीधे प्रश्न है परीक्षा के। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना का श्रेय लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया था। स्थापना का तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया था, ये भी सही है। इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा डी। उपर्युक्त सभी सही है। परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। 1892 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा परिषद सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों के आकार एवं कार्यक्षेत्र में भी वृद्धि कर दी गई थी। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत परिषद अधिनियम जो 1909 था, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। एक 1919 का था, आगे उस पर भी प्रश्न आएगा, वहां पर मैं बताऊंगा। उसको दूसरे नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मार्ले मिंटो याद रखिएगा, 1909 वाला जो था वो मार्ले मिंटो था। यहां से इसको करेक्ट करिए। इस समय मिंटो भारत सचिव और मार्ले वायसराय थे। सचिव और वायसराय की बात तो सही है, लेकिन मिंटो भारत सचिव नहीं थे, मार्ले भारत सचिव थे, ठीक है, और मिंटो वायसराय थे। इन्हीं दोनों लोगों के नाम से मिलाकर इसको मार्ले मिंटो नाम से जाना जाता है, तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, ये बदमाशियां मैं ही नहीं कर रहा हूं, वहां पे भी कमीशन के पेपर में भी ऐसा किया जाता है, खास करके यूपीएससी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट, इसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बिल्कुल सही है। 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया और इसके द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, सदस्य को नियुक्त किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोनों चीजें बिल्कुल याद कर लीजिए, वीडियो कई बार देखा करिए। ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति केवल करिए, तैयारी करिए तो मन लगा के करिए, और इतनी तैयारी कर लीजिए कि एग्जाम देने जाइए तो कोई शक सुबह ना रहे कि पास होना है कि फेल होना है, केवल पास होना है। ऐसा करके जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त नहीं की गई थी, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और इस अधिनियम में पहली बार भारत में द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया था। 1909 का यह नियम था भारत शासन अधिनियम। ये दूसरा बिल्कुल सही है, केवल दो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम परिणाम था। अगला प्रश्न है, किसका परिणाम था? 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित जो दोहरी शासन प्रणाली व्यवस्था थी, वो पूर्णतया असफल हो गई थी और सन 1930 से 1932 के बीच में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे। भारत में प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों के संबंध में कई संस्तुतियां उसमें की गई थी। भारत में यहाँ पर जो विचार होते थे वो गोलमेज सम्मेलन में रखे गए थे। 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है, इन्हीं संस्तुतियों का परिणाम था। किसका? गोलमेज सम्मेलन का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है, 1935 का भारत परिषद अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा गलत कथन, कौन सा असत्य कथन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट, 1935 का जो अधिनियम था, इसमें प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया था। बिल्कुल सही है। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है। अलग अलग प्रश्न ये बनेंगे, एक प्रश्न, दो प्रश्न और तीसरा प्रश्न। इसमें द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। ये भी सही है, तीसरा प्रश्न ये हो गया।
और इसमें मताधिकार को संकुचित किया गया था। अब 1935 में जब हम पहुंच गए हैं तो 1935 में संकुचित करने का कोई वो नहीं है। मताधिकार को इसमें संकुचित करने के बजाय क्या किया गया था, मताधिकार को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़ाने की बात होगी मताधिकार को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये जरूर बताएं। और आपको मैं फिर से अपनी टीम की तरफ से सूचना देता हूं कि आप 6307281212 पर अगर कोई टेस्ट सीरीज चाहते हैं, पीओ की परीक्षा आप दे रहे हैं, आरओ एआरओ की परीक्षा आप दे रहे हैं, या यूपी पीसीएस का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, डिटेल लीजिए। ज्वाइन करना हो कोई दबाव नहीं है, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग लाइक का बटन नहीं दबाते हैं, कोई बात नहीं। जब तक मेरे में साहस है मैं ये कार्य करता रहूंगा। जिस दिन नहीं हो पाएगा, मेरी एनर्जी लेवल डाउन होगी, मैं इसको बंद कर दूंगा।